राधे राधे साथियों। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, नागरी लिपि। और नागरी लिपि जो लिखे हैं वो लिखे हैं गुणाकर मूले। तो गुणाकर मूले की इस रचना को हम लोग समझते हैं छोटी सी वीडियो में। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के अलग से कराया जाएगा ना, पीपीटी पर। इसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे, उसका सारांश मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नागरी लिपि के जो वो लेखक परिचय यानी लेखक हैं वो हैं गुणाकर मूले। और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। तो जो जहाँ से होता है उस लैंग्वेज में सीखना, शुरुआती शिक्षा बहुत ही कंफर्टेबल होता है ना। ये महाराष्ट्र से मराठी विषय में इन्होंने अपना पहला शिक्षा दीक्षा जो प्राइमरी था उसे किए। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से एमए किया। गणित विषय से एमए होता होगा, जैसे एमएससी हम जानते हैं मैथ। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं में ध्यान दीजिएगा। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोग, भारतीय लिपियों की कहानी और भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है दोस्त। पाठ परिचय। तो प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये जो नागरी लिपि है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। अब जब भी हिंदी के पेपर देते होंगे तो वहाँ पे आता होगा लिपि लिखने का। तो इंग्लिश में देंगे तो रोमन लिखते हैं, हिंदी में देंगे तो देवनागरी लिखते हैं। पाठ का सारांश आइए समझते हैं। प्रस्तुत नागरी लिपि गुणाकर मूले द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं और इस लिपि के टाइम लगभग 250 वर्ष पहले बनी और इसके विकास में अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का संबंध एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 8873786113। ध्यान दीजिएगा। चलिए, रीसेल बिल्कुल वर्जित है कि आप खरीद के किसी और को बेचें, तो ऐसा काम ना कीजिए। विश्व में संस्कृत एवं प्रकृत पुस्तकें इस लिपि में छपती है। देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी लिपि की तरह प्राचीन और ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत से मिले और क्या कहलाती थी? नंदी नागरी लिपि। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकसित हो रहा। फिर भी वहाँ कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राजराज राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। तो 12वीं सदी में केरल के शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला।
इस प्रकार 9वीं सदी के वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है, तो 11वीं सदी में इस्लामी शासक नींव डालने वाले मुहम्मद गजनवी के चांदी सिक्कों पर नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। गजनवी के बाद मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाया। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रमसीय शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी के आरंभ हो गया था। ठीक है। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि अक्षर त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। ये सारांश है, इसे आप पढ़ के 2-4 बार दिमाग में रखेंगे। अलबरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया, है ना। अलबरूनी जो है, अलबरूनी के अनुसार ये 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह कि उत्तर भारत की स्थापत्य की कला विशाल शैली को नागर शैली कहा जाता था। यह नागर या नगरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो। देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नागरी लिपि देवनागरी लिपि कहा जा रहा है। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक हो गई, इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। धारा नगरी का परमार शासक का भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत में सभी हिंदू शासक, कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। तो ये था नागरी लिपि का सारांश। आपको क्लास में जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वो तो लाइन बाय लाइन पढ़ाया ही जाएगा और समझाया जाएगा। ये सारांश समझ लेंगे और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या क्या आया हुआ है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी संबंध बताया। पाठ्य पुस्तक में भी आपका ये क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं कि लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। 2011 में, 16 में, 22 में पूछा गया है। हमेशा ये पूछा जाता है, ध्यान देंगे। देवनागरी लिपि में मुख्यतः गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। तो देखिए,
विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागरी लिपि कब सर्वेदिक लिपि मतलब सब जगह की लिपि हो गई थी? ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय एक सर्वदेशिक लिपि थी। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? तो देखिए, विद्वानों के विचार है कि उत्तर भारत में महीर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेखों से पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई? इस बात को हम लोग सारांश में पढ़े कि कैसे आई, उसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। लिखने का शैली क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप किस तरह से लिखेंगे कि नागरी लिपि में स्थिरता कैसी आई? करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसके पुस्तकें छपने लगी और इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया था। महीर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या कर रहा है? 1 मिनट पानी थोड़ा सा पी ले। राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर दे रहे हैं, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। और हाँ, एक चैनल और है जिसे आप टीवीसी ऑफिशियल के नाम से देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिएगा। उस पर एक एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन मतलब 2 से 3 मिनट का, उसे भी आप देखते रहिएगा। उस पर 12th का सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद दूसरे का, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी आपके काम का है। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का तुलना नागरी लिपि की क्या मुख्य पहचान क्या है? देखिए, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें, छोटे ठोस तिनकोन हैं। लेकिन नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों की रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई है। साथियों, इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? देखिए, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है और इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक किन्हीं साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी।
तो ये पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है उसका उत्तर है, और जहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रीवियस ईयर है, जैसे ये प्रीवियस ईयर है। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग के लेखक ने उसका उल्लेख किया है, इस बात ये पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की यह नगरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण से सीला, हरा, मानेखेत, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि नंदी नागरी लिपि के नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेखक ने पटना से नगरी का क्या संबंध बताया। पटना से नगरी का क्या संबंध बताया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पट्टाडिकतन नामक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना नगर को कहते हैं, और यह असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना के देवनगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव पर आधारित था, और देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि के बाद देवनागरी नाम दिया गया होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं। तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में महीरभोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेखों के पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हुआ इस चैप्टर का। अगला चैप्टर बहादुर हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद है तो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी हमारी मदद हो जाएगी, और मदद क्या होगी, थोड़ा सा मन लगेगा काम करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।